ओके जी, वी आर डिस्कसिंग दी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में आपके सामने सवाल मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, दिसंबर 2010 और दिसंबर 2011 से रिलेटेड। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने अर्निंग पर शेयर की बात की थी, हमने ये कहा था कि अर्निंग पर शेयर का जो नॉर्मल हमारे पास स्टाइल है उसको मालूम करने का, दैट इज समथिंग लाइक इट, कि हम ये कहते हैं जी अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू व्हाट। हमने कहा था अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक्स, यानी कि वो वाली अर्निंग जो कि कॉमन स्टॉक्स शेयर होल्डर्स के लिए एट्रीब्यूटेबल हो। ठीक है, हमने कहा था अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय, हमने कहा था नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स आउटस्टैंडिंग। ओके जी, दीज आर दी वर्ड्स जो कि हमने इस्तेमाल किए थे उस वक्त। अब मैं सिर्फ ये काम करने जा रहा हूं कि मैं इन वर्ड्स की जगह थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं जहां पे लिखा है ना मैंने अर्निंग, है ना, अर्निंग तो सेम रहेगा, बट सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग की जगह मैं लफ्ज लिख रहा हूं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स आउटस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको कहां से चेंज किया, मैंने कहा है कि इट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक, इसके अलावा मैंने कोई चेंज नहीं किया। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू अर्निंग्स, तो आपको पता है अर्निंग जो भी हमारे पास आफ्टर टैक्स आती है वो सबसे पहले अवेलेबल होती है नॉर्मली प्रेफर्ड स्टॉक्स के लिए, और जब प्रेफर्ड स्टॉक्स को हम डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं उसके बाद जो बाकी अर्निंग होती है वो कॉमन स्टॉक्स के लिए अवेलेबल होती है। और उसके बाद कॉमन स्टॉक्स की अर्निंग में फिर इट इज द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उन्होंने वो जो अर्निंग है उसमें से कितना पैसा आपको देना है और कितना पैसा बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, दिस इज हाउ वी वर्क इट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं अगर दोबारा इसी को दोबारा लिखने की कोशिश करूं तो इसको लिखने का एक और तरीकेकार मेरे पास ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखूं कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो भी अर्निंग आफ्टर टैक्स थी, और उसके बाद मैंने इसमें से माइनस कर लिया क्या चीज, डिविडेंड टू प्रेफर्ड स्टॉक्स। मैंने इसके बाद इसमें से डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक्स को माइनस कर दिया और नीचे जो फिगर थी वो दोबारा वही की वही आ गई, दैट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स। ठीक है, अब मैं इस सवाल पे मजीद आगे फोकस करता हूं। अब आप अगर दोबारा देखें, अब ये सिचुएशन क्या बनी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आप देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास इस सवाल में कितनी दी हुई है, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो मैं बड़े आराम से यहाँ पे लिखूंगा जी 4 लाख रुपए। सबसे पहले तो मैं इसको कैसे लिखूंगा जी, मैं इसको लिखूंगा 4 लाख रुपए। उसके बाद इसमें से मैं माइनस करूंगा किस चीज को, डिविडेंड टू प्रेफर्ड स्टॉक्स। अब आप देखिए इस सवाल में प्रेफर्ड स्टॉक्स का कितना डिविडेंड बनेगा, 3 लाख रुपए के प्रेफर्ड स्टॉक्स है और प्रेफर्ड स्टॉक्स में डिविडेंड है कितना, 8%। तो इसका मतलब है कि सिंपल इस तरह बनेगा कि 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%। ठीक है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए इसको पूरा डिटेल में लिखा है ताकि आप लोगों को ये कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो कि यार इसमें क्या मसला हुआ है। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक्स साल के शुरू में भी 8 लाख थे और साल के आखिर में भी 8 लाख थे। तो 10 रुपए का $10 का चूंकि एक स्टॉक्स है, इसका मतलब है ये टोटल अमाउंट कितनी हो गई, ये टोटल अमाउंट 80 लाख ही हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे इसमें किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये अमाउंट सेम रही कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो असल में कितने हैं, वो असल में 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स ही हैं। ठीक है, अब अगर मैं आगे इसको मजीद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अब आप देखें कि इसकी सिचुएशन क्या बनेगी। इसकी सिचुएशन बनेगी 4 लाख, जो फिगर है मेरे पास, माइनस
3 लाख का 8%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24,000। और उसके बाद जब ये फिगर डिवाइड होगी किस चीज से, 80,000 से, तो अब मेरे पास जो फिगर आएगी एक्चुअली नंबर ऑफ ईपीएस के केस में, नाउ दैट फिगर वुड बी 4.70, दैट इज गोइंग टू बी माई अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसमें और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सॉरी जी, क्या हो गया? ताहिर रिकॉर्ड दोनों एक साथ रिकॉर्ड होता है। ये जो माइक ऑफ एंड कर रहा होता है तो दो आईडी शो होती है, एक से प्रेजेंट हो रही होती है उसकी माइक ऑफ होती है, दूसरे से सर बोल रहा होता है उसका माइक ऑन होता है। सर ये वेटेड एवरेज कब था ना दोबारा? दरअसल यहाँ पे वेटेड एवरेज का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है कि कॉमन स्टॉक्स जो कि शुरू में भी 8 लाख थे और ये अभी भी 8 लाख है, इसलिए यहाँ पे इसकी वेटेड एवरेज सेम रहेगी। ठीक है, ये लिखा गया कि प्रेफर स्टॉक का 2 लाख और आगे 3 लाख, तो हम उससे फिर डिविडेंड किस तरह वो करेंगे, फाइंड करेंगे? देन डिविडेंड रेट मस्ट बी गिवन समवेयर, अदरवाइज तो आप मालूम कर ही नहीं पाएंगे ना, है ना। डिविडेंड रेट मस्ट बी गिवन समवेयर। ठीक है, ओके जी। नाउ दिस इज माई अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अब आप अभी तक चूंकि हमने नॉर्मली ये बड़ा रूटीन के लेवल में देखा था, असल में अर्निंग पर शेयर दो टाइप्स की होती हैं। एक अर्निंग पर शेयर को हम नॉर्मली कहते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो अभी तक हमने जितनी अर्निंग्स पढ़ी हैं वो बेसिक अर्निंग पर शेयर है। इसके अलावा दूसरी जो अर्निंग होती है जो कि हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो जब मैंने आपसे ये कहा है ना कि आप जिस भी स्टेटमेंट्स में देखेंगे तो आपको ईपीएस लिखी हुई नजर आएगी, तो असल में वो ईपीएस के सामने लिखा हुआ होगा आपको कि ये ईपीएस जो भी है ये बेसिक ईपीएस है या ये डाइल्यूटेड ईपीएस है, और दोनों ईपीएस लिखना जरूरी होता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में। अब डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है असल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस मींस दैट इफ okay, diluted EPS means if any option in the business exist about increase in number of common stocks due to any options of conversion of debentures, conversions of preferred stocks due to stock bonuses, is due to stock rights, due to employee stock option plan or any other. Okay, if in the business any chance of increase in number of common stock exist, may be due to कि जिस तरह इस सवाल में आपको डिबेंचर कन्वर्टेबल दिए हुए हैं, तो फर्ज करें डिबेंचर कन्वर्टेबल हो, प्रेफर्ड स्टॉक्स की कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी जी, प्रेफर्ड स्टॉक्स जो है वो ना कन्वर्टेबल है, कोई ऑप्शन एग्जिस्ट करती है स्टॉक बोनस की, कोई ऑप्शन एग्जिस्ट करती है स्टॉक राइट्स की, कोई ऑप्शन एग्जिस्ट करती है स्टॉक ऑप्शन प्लान की, कोई ऑप्शन भी एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, देन
ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स, the chances of decrease in EPS exist। अब आप देखिए, होगा ये कि अगर फर्ज करें नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स बढ़ जाएं, जिस तरह आप सवाल में देखें, अगर ऊपर नंबर नीचे नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स यहां बढ़ जाए, 80 की बजाय 90 हो जाए, तो आपका ईपीएस कम हो जाएगा ना। तो वो कहते हैं देन दी चांसेस ऑफ डिक्रीज इन ईपीएस एग्जिस्ट। ठीक है, so diluted EPS is an attempt to see whether dilution exists or not। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज का इंपैक्ट कम हो जाना। तो अगर नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स बढ़ने के चांसेस हैं, तो फिर हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ईपीएस कम होने के चांस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। ये बात आगे समझ आप लोगों को? सर ये जरा दोबारा समझा दीजिए। ओके, मैं इसको रिपीट करूंगा थोड़ी देर के बाद। मैं सवाल को कर लूं फिर मैं रिपीट करता हूं, मुझे उम्मीद है फिर मजीद बेहतर समझ आ जाएगी। ओके सर। अच्छा, मैं अगेन चले, मैं हल्का सा दोबारा इसको बोलता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर बिजनेस में कहीं भी ऐसा चांस एग्जिस्ट करता हो जिसकी वजह से नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स बढ़ने के चांस मौजूद हो, चांस बढ़ नहीं रहे, सिर्फ चांस मौजूद हो कि बढ़ने के चांसेस मौजूद हो, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स के बढ़ने से क्या अर्निंग पर शेयर में कोई कमी आएगी। तो अगर अर्निंग पर शेयर में कमी आ रही हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिस इज आर डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसी क्वेश्चन में अगर देखें, तो देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा ये है कि ये जो डिबेंचर है ना, ये डिबेंचर्स क्या है? ये डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर है, ये लिखा हुआ है जी। दिस डिबेंचर इज व्हाट? दिस डिबेंचर इज कन्वर्टेबल। ओके जी। और ये डिबेंचर कितने में कन्वर्ट हो सकता है? ये 25,000 कॉमन स्टॉक्स में कन्वर्ट हो सकता है, 25,000 कॉमन स्टॉक्स में। इसका मतलब ये हुआ, अभी हुआ नहीं है लेकिन कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि आज अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो मेरे नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स 80,000 से बढ़कर कितने हो जाएंगे? 1,00,000 और 5,000। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। नाउ सी दिस क्वेश्चन। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग करूं कि देखें, अगर ये कॉमन स्टॉक्स जो है ये डिबेंचर कन्वर्ट हो जाते हैं तो होगा क्या? सबसे पहला काम ये होगा कि अभी जो मेरे कॉमन स्टॉक्स हैं, ये कितने हैं? अभी कॉमन स्टॉक्स हैं मेरे जी 80,000। ये फिर बढ़ के कितने हो जाएंगे? इसमें 25,000 और जमा होंगे, तो ये बढ़ के हो जाएंगे 1,00,000 और 5,000। ऐसे ही होगा। यस सर। लेकिन ये डिबेंचर के कन्वर्ट होने से क्या मेरी नेट इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा? जी यस सर। कहां से पड़ेगा? सर हम क्या कहते हैं उसको, कॉमन स्टॉक जो है वो बढ़ गए ना, तो ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट जो वो नेट इनकम होगी वो ऑब्वियसली डिवाइड होगी मस्जिद ना, तो उस वजह से कम होगी सर। नहीं, सवाल मेरा सर मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा ना, जी। मेरा डिविडेंड जो है वो सर इंक्रीज हो रहा है, पहले कम बंदों को देता था, अब ज्यादा को देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इफेक्ट होगी इनकम। वो तो है इनकम आफ्टर डिविडेंड ना,
वो तो डिविडेंड तो बाद की बात आती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं डिबेंचर कन्वर्ट कर दूं तो ये जो लफ्ज लिखा हुआ है नेट इनकम आफ्टर टैक्स, इस पे कोई फर्क पड़ेगा? यस सर पड़ेगा। यस, क्या फर्क पड़ेगा? सर जब तक डिबेंचर्स है तो वो टैक्स से पहले काट रहे थे उधर। यस, इस पे उस आपको पे टैक्स उस पे हम इंटरेस्ट दे रहे थे। वेरी गुड, पहले हम इस पे इंटरेस्ट दे रहे थे, अब जब डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे तो मुझे इस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना? अब प्रॉब्लम ये जी, अब प्रॉब्लम ये कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं इस पे कितना इंटरेस्ट दे रहा था। तो ज़रा मैं इस पे इंटरेस्ट दे रहा था 10% के हिसाब से, साथ लिखा हुआ है, तो मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा था? मैं 50,000 इंटरेस्ट दे रहा था। ठीक है, अब आप देखें होगा क्या। होगा ये, मैं अगर एक बिल्कुल नॉर्मल सी वर्किंग बनाऊं, फर्ज करें मैं यहां पे इस तरह लिखूं कि मेरी नेट इनकम कितनी है अभी। मेरी नेट इनकम इस वक्त है 4 लाख रुपए, ऐसे ही है जी, जो मेरे पास सवाल में दी हुई है नेट इनकम वो लिखी हुई है जी 4 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा ये जो कि नेट इनकम जो है ये आफ्टर टैक्स है। अच्छा, इससे पहले मेरा टैक्स भी लेस हुआ है, और टैक्स कितना लेस हुआ है? 30% के हिसाब से, है ना? अच्छा, अब चूंकि ये 30% के हिसाब से टैक्स लेस हुआ है, अगर मैं मालूम करने की कोशिश करूं कि ये कितना टैक्स बनता है, तो आप गौर करें कि चूंकि ये टैक्स 30% था, तो अगर फर्ज करें इससे पहले इनकम 100 रुपए थी, तो 100 में से 30 रुपए इनकम निकाल के आपके पास ये चीज कितनी बच गई? 70। इसका मतलब है कि ये जो 4 लाख रुपए की फिगर है ना, ये 70% है। तो अगर मैं इसका 100% निकालने की कोशिश करूं तो नॉर्मल सा प्रिंसिपल होता है कि जो भी फिगर है 4 लाख डिवाइडेड बाय 70% से आप इसको डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आ गई 100% फिगर। ठीक है, अगर आप इसी 100% का 30% लें तो ये दोबारा देखें बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो फिगर मेरी निकल आई, ये क्या निकल आई? दिस इज नेट इनकम बिफोर टैक्स। ठीक है, ये बड़ा छोटा सा पॉइंट है, शायद आप लोगों को कुछ को प्रॉब्लम हो। जो भी अमाउंट है, जब आप उस अमाउंट को उसी की परसेंटेज से डिवाइड करें तो आपको जो फिगर मिलती है दैट इज 100% फिगर। तो मैंने सिंपली किया क्या कि मैंने इस 4 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया 70% से, तो मेरे पास नेट इनकम बिफोर टैक्स आ गई है। ठीक है, इस नेट इनकम बिफोर टैक्स से पहले क्या चीज लेस हुई होगी? इससे पहले लेस हुआ होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे ऑलरेडी पता है कितना है, 5 लाख का 10%, यानी कि 50,000 रुपए। इसका मतलब है अब मैं अगर इससे पहले जाऊं तो ये मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और ये फिगर कितनी होगी? इन दोनों का जमा। अब आप देखें ये मेरा नॉर्मल फॉर्मेट बन गया। ये कुछ होता रहा है पिछले सालों में। ठीक है, कि मेरे पास हुआ क्या था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकली थी, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया था, उसके बाद मेरे पास नेट इनकम बिफोर टैक्स आई थी, उसमें से मैंने 30% टैक्स मालूम किया और मेरे पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ गई। अब फर्ज करें कि इसी सवाल के अंदर मैं अगर यहां पे जाऊं, अब देखिए क्या हुआ, इनकम उतनी की उतनी है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हुआ? जीरो हो गया। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस जीरो हुआ तो अब इनकम आफ्टर टैक्स चेंज हो गई है, इनकम बिफोर टैक्स वो चेंज हो गई है। पहले ये थी 571, अब ये कितनी है? 621। अब इस पे मैंने अप्लाई करना है 30% टैक्स, तो टैक्स भी चेंज हो गया। और उसके बाद मैंने इसमें से ये वाली फिगर में से जब टैक्स माइनस करूंगा तो मेरे पास जो नई इनकम आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 4 लाख के बजाय 4,35,000 रुपए। ठीक है जी, 4,35,000 रुपए। ये मैंने जरा इसको बिल्कुल आप लोगों के सामने कॉन्सेप्चुअली बयान किया है। इसका नॉर्मल सा तरीकेकार बेसिकली ये हो सकता है इसको निकालने का कि मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूं एडजस्टेड इनकम इज इक्वल टू
नॉर्मल इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट. इट्स अ सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग एडजस्टेड इनकम. तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करूं तो आप देखें बड़े ही सुकून के साथ मैं कहाँ पहुंचूंगा. मैं इस तरह होऊंगा कि मेरे पास इनकम कितनी है 4 लाख जमा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 50,000 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट कितना है 1 माइनस 30%. ठीक है. तो आप अगर गौर करें तो ये बिल्कुल मेरे पास जब मैं सारी फिगर निकालूंगा तो ये मेरे पास 4,35,000 रुपए की डायरेक्ट फिगर आ जाएगी. वो वाली फिगर जो मैंने अव्वल यहाँ पे लॉजिकली निकाली है इस तरीके से. ठीक है. अब देखें इसका क्या मतलब हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि अब जब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं वही वाला सवाल जो मेरे पास अभी तक इस शक्ल में मौजूद था, अब मैं उसको नीचे निकाल रहा हूं डाइल्यूटेड के केस में. और वो कुछ इस तरीके से है कि अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे. मैं कह रहा हूं जी डाइल्यूटेड ईपीएस पर शेयर. अब आप देखें क्या सिचुएशन बनी. सिचुएशन बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी विदाउट एनी स्पेशल चेंज कि अब मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स की कितनी है. अब वो है 4,35,000 माइनस डिविडेंड टू प्रेफर्ड स्टॉक कितना है. वो अभी भी मौजूद है इस सवाल के अंदर भी डिविडेंड टू प्रेफर्ड स्टॉक. और वो कितना है जी वही 24,000 रुपए. 3 लाख का 8% 24,000 रुपए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने आ गए. पहले आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स थे 80,000. अब जब ये डिबेंचर भी चेंज हो जाएगा तो ये स्टॉक हो जाएंगे 25,000 रुपए. 25,000 के मजीद स्टॉक हो जाएंगे. 25,000 मजीद स्टॉक हो जाएंगे के नहीं. अब आप देखें सिचुएशन क्या बनी. अब वही वाला बिल्कुल सिंपल लगा लें 4,35,000 माइनस 24,000 एंड डिवाइडेड बाय 80,000 जमा 25,000 1,05,000. ये आ गया जी मेरा अगली फिगर विच इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर. ठीक है. सो माय डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज नाउ व्हाट. इट इज 3.91 जबकि पहले ये कितना था. फर्स्ट इट वाज बेसिक अर्निंग पर शेयर विच वाज 4.70. तो ये दोनों अर्निंग जो है ये मैं अपनी फाइनेंस जो मेरी इनकम स्टेटमेंट है दोनों में ये लिखी जाएंगी. बेसिक ईपीएस भी और डाइल्यूटेड ईपीएस भी. डाइल्यूटेड मतलब फर्ज है हुई है या मतलब ना हो वो लिखने हैं आपने. वी हैव ओनली एज्यूम्ड कि चूंकि ये ऑप्शन एग्जिस्ट करती है तो अगर ये हो जाए तो क्या होगा. सर मेरा एक क्वेश्चन है इधर. जी जी सर अगर आप एक कंपनी रन कर रहा फाइनेंसिंग करनी है जी सर आपके पास दो तरीके आप शेयर्स के जरिए कर ले या लायबिलिटी क्रिएट करके कर ले डिबेंचर. सर आप कौन सा चूज करेंगे उसमें से. देखें हर कंपनी के लिए ये आंसर सेपरेट होता है. ठीक है. इसका जो सिंपल सा प्रिंसिपल है वो ये है कि हम ये करते हैं कि हम दोनों देखें कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. मैक्सिमाइज प्रॉफिट. मैं इसके लिए अगर एक अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो क्या होगा. वो होगा टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ. मतलब दोनों का एक ही है. जो आपने कहा है ना वही मतलब है. लेकिन हम ये बोलने में अच्छा लगेगा. मैक्सिमाइज प्रॉफिट ना बोलने में लालची फील होता है. इसका ही मतलब वही है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ. शेयर होल्डर्स वेल्थ कहां से मैक्सिमाइज होती है. वो होती है ईपीएस के थ्रू. ठीक है. वो कैसी होती है ईपीएस के थ्रू. इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगी. कंपनी ये करेगी कि वो देखेगी कि नंबर ऑफ अगर उसे पैसे चाहिए और वो लोन ले रही है तो उस सूरत में उसका ईपीएस कहां जाएगा. और वो
स्टॉक इशू कर रही है, उस सूरत हाल में उसका ईपीएस कहां जाएगा? जिस सिचुएशन में उसका ईपीएस बढ़ रहा होगा, जिस सिचुएशन में उसका ईपीएस बेहतर होगा, कंपनी वो वाली ऑप्शन को चूज करना पसंद करेगी। ठीक है, दिस इज अ थ्योरेटिकल आंसर। उमर इस केस में फिर मतलब इसी क्वेश्चन को फर्ज कर लेते हैं, फिर हमें नहीं करना चाहिए स्टॉक्स इशू ज्यादा। क्यों? मतलब जैसे सर हम डाइल्यूटेड निकाली, आपने क्या हमने अज्यूम किया कि करते हैं हम। ये हम शेयर इशू नहीं कर रहे, इसका तो पर्सपेक्टिव ही हो रहा है। देखिए इसका पर्सपेक्टिव ये है कि कंपनी ने अपना ईपीएस निकाला और कंपनी ने देखा, देखिए ये कंपनी कोई शेयर इशू नहीं कर रही, ये कंपनी के पास डिबेंचर्स पड़े हुए हैं, जिस डिबेंचर के अंदर ये ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है कि ये कॉमन स्टॉक्स में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये कोई कर नहीं रहे, ये ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है। अब देखिए खतरा इस चीज का है कि आप कंपनी से बाहर मौजूद है। ठीक है, आपने इस कंपनी का ईपीएस देख के ना इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया। ठीक है, और कंपनी में कुछ ऐसी ऑप्शंस मौजूद थी जो कंपनी के लोगों ने छुपाई हुई थी, आपको पता ही नहीं था। कल वो एक्सरसाइज हुई तो आपको पता चला यार मेरी ईपीएस तो 4 रुपए से कम होकर 40 पैसे पे आ गई है। ठीक है ना, तो ये जो ऑप्शन रखी गई है ना बताने वाली डाइल्यूटेड ईपीएस, ये कंपनी के पर्सपेक्टिव में नहीं रखी गई है, ये इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में रखी गई है, ताकि जब आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हो ना तो आपको पता हो कि यार इसका बेसिक ईपीएस तो 4 रुपए है, लेकिन अगर इसमें कोई मजीद शेयर्स वगैरह का काम हुआ तो इसका ईपीएस जो है वो 4 रुपए से कम होकर 40 पैसे तक भी जा सकता है। ये आपको सेव करने के लिए रखा गया है। गॉट इट? यस सर। सर फिर तो ये भी श्योर है कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हमेशा बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम होगा, उससे कम ही होगा। 99% केसेस में ऐसे ही होगा, मेजॉरिटी केसेस में ऐसे ही होता है, वो तो कम होगा। अब हम देखना चाह रहे हैं कितना कम होगा। देखे ना, आपके सामने 2 अदद कंपनीज के शेयर्स मौजूद हैं, आपके सामने दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद है। एक पे लिखा हुआ है कि इसका ईपीएस 4 रुपए है और डाइल्यूटेड ईपीएस 3 रुपए 60 पैसे है, और दूसरी कंपनी में लिखा हुआ है इसका ईपीएस 4 रुपए है या ईपीएस 6 रुपए है और डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो 1 रुपया है। अब आप बताएं कौन सी कंपनी में रिस्क ज्यादा है? दूसरी वाली। रिस्क ज्यादा हो तो दूसरी वाली। एग्जैक्टली। रिपीट करना। मैं रिपीट करूं? ये सर ये क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं कि फर्ज करें आपके सामने 2 कंपनीज के स्टॉक्स मौजूद हैं, एक कंपनी का ईपीएस 4 रुपए है, दूसरी कंपनी का ईपीएस 6 रुपए है, लेकिन जिसका 4 रुपए है उसका डाइल्यूटेड ईपीएस फर्ज करें 3 रुपए 60 पैसे है, और 6 रुपए जिसका ईपीएस है उसका डाइल्यूटेड ईपीएस फर्ज करें 1.5 रुपया है। अब जाहिर है आप ईपीएस तो देख रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ रिस्क भी देख रहे हैं कि डाइल्यूटेड कितना है। ठीक है, तो आप वो वाली कंपनी चूज करना पसंद करेंगे जिसका डाइल्यूटेड ईपीएस 3.6 है। इसका मतलब है आपने ये देख लिया कि हाँ यार ये अगर नीचे भी जाएगा, कोई चेंज आएगी तो ये 3.60 तक जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। गॉट इट जी? जी सर। ये 2 किस्म के सर लेट सपोज किसी कंपनी की डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो वो बेसिक से ज्यादा आ गई, तो वो कंपनी क्या शो करेगी, डाइल्यूटेड शो करेगी या बेसिक? खान मजा आ गया तुम्हारा, तुम बस सवाल सुन के मजा आ गया मुझे। इट इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो जाए कि डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से बढ़ जाए, उस सिचुएशन में डाइल्यूटेड ईपीएस फिर आप बेसिक ईपीएस ही लिखेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर यही वाला जो सवाल है, इसमें ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस की फिगर है ना, 1 मिनट, मेरा बेसिक ईपीएस आया 4.7। अगर फर्ज करें इसी सवाल में डाइल्यूटेड ईपीएस ना 3.91 की जगह आ जाए 4.71,
ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर होगा कि मैं लिखूंगा जी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू 4.70। ठीक है, वो इसलिए कि अब तो देखिए डाइल्यूशन हुई नहीं ना, तो अगर डाइल्यूशन ही नहीं हुई तो फिर डाइल्यूटेड लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं लिखूंगा इसका बेसिक भी 4.7 है और डाइल्यूटेड भी 4.7 है। गॉट इट? यस सर। ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ये मेरी अपनी कहीं भी बात नहीं है, दिस इज रिटन इन दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, यस सर। राइट। वेरी गुड। अच्छा जी, ठीक होगा जी यहां तक? जी सर। अच्छा, अब आता है अगला मसला, जो जरा थोड़ा सा बड़ा मसला है। वो क्या है? वो मसला है जो कि खान ने मुझसे पहले ही पूछ लिया था। ठीक है, और वो मसला क्या है? वो मसला ये है भाई कि हुआ ये है, आप अगर देखें तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की शीट बदल दी है, यानी कि सवाल आपको नजर तो लिखा हुआ वही आ रहा है लेकिन सवाल दूसरा है। ओके, हुआ ये है कि यहां पर एज फार एज दिस एरिया इज कंसर्न, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि क्लियर नजर आए कि ये चेंज हुआ हुआ यहाँ पे। ओके, हुआ ये कि ये जो कॉमन स्टॉक्स है ये साल के शुरू में थे तो 8 लाख, लेकिन हुआ ये कि कंपनी ने बाद में इसमें मजीद 3 लाख रुपए के स्टॉक्स बढ़ा दिए, 3 लाख रुपए के मजीद शेयर इशू कर दिए। ठीक है, और 3 लाख रुपए के मजीद शेयर इशू करने की वजह से जाहिर है उसको कुछ चेंज वगैरह हो गया, कुछ थोड़ी सी चीजें मजीद में चेंज कर लेता हूं अपनी आसानी के लिए ताकि मुझे कुछ सीरियस चले जी। दिस इज अ क्वेश्चन जो मैंने चेंज कर लिया है, और जस्ट टू मेक इट श्योर कि ये सवाल आपको चेंज हुआ हुआ नजर आए, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इसमें थोड़ा सा डाटा और चेंज कर दिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर महसूस ना हो। ओके, सर अभी वैसे करने क्या वाले हैं? मैं अभी बताता हूँ। सवाल आपको नजर आ गया कि हमने क्या अभी चेंज कर दिया। ठीक है, बाकी सब जी सर। बाकी सब कुछ सेम है। मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि डिबेंचर भी कन्वर्टेबल है, और उससे आगे जाके मैं एक और इसमें मजीद शुगर लगाने जा रहा हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी प्रेफर्ड स्टॉक्स भी कन्वर्टेबल है। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक्स आर कन्वर्टेबल इनटू कॉमन स्टॉक्स। ठीक है, फॉर 1:5 रेशो। ठीक है, यानी कि मैंने यहां पे ये अज्यूम कर लिया है कि जी कॉमन स्टॉक जो है वो एक कॉमन स्टॉक्स की जगह आप एक प्रेफर्ड स्टॉक्स की जगह आप, चलो 1:5 नहीं करते तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1:6 कर लेते हैं। 1:6 रेशो के मुताबिक कॉमन स्टॉक भी चेंज हो सकती है। तो जो बेसिक चेंज है इस सवाल में वो बेसिकली कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। वो कह रही है कि जी ये अब आपका ना पोर्शन जो है ये कॉमन स्टॉक जो है वो अब सेम नहीं रहे। अब आप देखें क्या हुआ, यही जो सवाल आप जो अभी तक कर रहे थे, अर्निंग पर शेयर फार्मूला जाहिर सेम है, सब कुछ सेम है। अब देखें यहां से चेंज क्या शुरू हुआ। सबसे पहले यहां पे आए, अर्निंग पर शेयर अब आपका कितना है? अब आपका अर्निंग पर शेयर है 3 लाख, और उसमें से प्रेफर्ड स्टॉक्स का जो अमाउंट थी वो अब है 2 लाख रुपए, और
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ गया। आपके पास साल के शुरू में कॉमन स्टॉक्स कितने थे? 8 लाख रुपए के, यानी कि $10 के हिसाब से देखें तो 80,000 शेयर थे। और अब कितने हैं? अब आपके पास 1 लाख और 10,000 शेयर हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। इसका मतलब है हुआ क्या है कि साल के शुरू में आपके पास 80,000 शेयर थे, अब आपके पास कितने शेयर हैं? अब आपके पास 1 लाख और 10,000 शेयर हैं। ये सिचुएशन है जी आपके पास। ये जो अमाउंट थी ये थी जनवरी 2012 की, और ये सिचुएशन कब है? ये सिचुएशन है जी आपकी दिसंबर 2012 की। ठीक है, आई होप मैंने ईयर सही लिखा है। ये थी जी जनवरी 2013 की, सॉरी, यानी कि अब देखिए हुआ क्या। हुआ ये है कि आपने इस पूरे साल में पैसे कमाए हैं। ये बेसिकली आपका पूरा साल है। इस पूरे साल में आपने पैसे कमाए हैं, लेकिन हुआ ये कि साल के शुरू में आपके पास 80,000 शेयर थे, साल के आखिर में आपके पास कितने शेयर हैं? 1,10,000। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो पैसे कमाए हैं वो 80,000 रुपए के मुताबिक कमाए हैं या 1,10,000 शेयर के मुताबिक कमाए हैं? क्योंकि आपको क्या चीज निकालनी है? आपको निकालनी है अर्निंग पर शेयर। और आपके पास शेयर्स हैं कितने? आपके पास शुरू में 80,000 शेयर थे, अब कितने हैं? अब 1,10,000 शेयर है। अब आपके सामने सवाल ये पैदा हो जाता है कि आप वो जो अर्निंग निकालेंगे, जो आप अर्निंग्स निकालेंगे वो आप 80,000 के मुताबिक निकालेंगे या 1,10,000 रुपए के मुताबिक निकालेंगे? जी, इसका क्या जवाब है आप लोगों के पास? सर इन दोनों का एवरेज नहीं लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसका एवरेज फाइंड करेंगे। अच्छा, अगर फर्ज करें मैं सिंपल एवरेज ले लूं, उससे क्या होगा? उससे होगा ये 80,000 जमा 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एवरेज आ गई 95,000। ठीक है, अब फर्ज करें कि ये जो 30,000 एडिशनल शेयर्स हैं, आपको बाद में पता चलता है कि 30,000 शेयर्स वर इशूड ऑन दिसंबर 15, 2012, सॉरी 2013। अब बताएं इस सिचुएशन के अंदर मुझे ये बताएं, अगर 30,000 शेयर जो थे वो दिसंबर 15, 2013 को इशू हुए, तो क्या ये एवरेज सही एवरेज है? नहीं, क्योंकि पूरा साल, हाँ पूरा साल तो आप कमाते रहे 80,000 रुपए, सिर्फ आखिर में जाके चेंज हुई है। इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि इसी सिचुएशन में ये जो 30,000 शेयर थे, ये अगर फर्ज करें इशू हुए होते जनवरी की 15 तारीख को, ठीक है, अब दोबारा मुझे बताएं कि क्या ये 95,000 की जो रेशो है, क्या ये सही होती? नहीं, अभी भी सही नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मल रेशो नहीं इस्तेमाल करते, हम यहाँ पे रेशो इस्तेमाल करते हैं वेटेड एवरेज रेशो। वेटेड एवरेज मीन, या हम यहाँ पे नॉर्मल एवरेज नहीं लगाते, बल्कि कौन सी एवरेज लगाते हैं? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि चीजों की इंपॉर्टेंस के मुताबिक उसको वेट असाइन किया जाए। ठीक है, क्या इसका मतलब होता है कि चीजों की इंपॉर्टेंस के मुताबिक उसको वेट असाइन किया जाए।
This is what we normally do. वेट एक मिनट. ओके, मिसाल के तौर पर इसी सवाल के अंदर फर्ज करें मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूं. मैं आपसे कहता हूं कि इस सवाल के अंदर ये जो 30,000 शेयर थे वो किस तरह इशू हुए थे. मैं आपसे कहता हूं जी कि पहले जो 10,000 शेयर्स थे 10,000 शेयर्स वर इशूड ऑन March 1, 2013. और मैं आपसे कहता हूं जी सिमिलरली मैं आपसे कहता हूं कि जो इसके बाद जो 20,000 शेयर्स हैं वो वर इशूड ऑन लेट्स सपोज नवंबर और अक्टूबर. ये दिसंबर 2013 होगा ना फिर ऊपर. जी यस, ठीक है. ओके, ठीक हो गया जी. ये मैंने आपको मजीद इंफॉर्मेशन बता दी कि ये जो 30,000 शेयर कंपनी ने जो इशू किए हैं ये किस तरह इशू किए हैं कि 10,000 इशू किए हैं March 1, 2013 को और 20,000 इशू किए हैं अक्टूबर 30, 2013 को. अब आप जरा गौर से देखिएगा, इसका मतलब है हुआ क्या. इसका मतलब है हुआ ये कि जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना कंपनी के पास कितने शेयर रहे हैं 80,000. ठीक है, March 1 में 10,000 मजीद इशू कर दिए. इसका मतलब है मार्च में कितने हो गए 90,000. ठीक है, फिर वो जो 90,000 जो मार्च में हुए वो कितना अरसा मार्च में ही चले. वो बेसिकली मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर. ठीक है, अक्टूबर के महीने में भी वो थे कितने, वो 90,000 ही थे. इसलिए कि अक्टूबर की 30 को मैंने एज्यूम किया है कि वो शेयर इशू हुए. इसका मतलब क्या हुआ कि नवंबर के महीने में अब शेयर 20,000 मजीद इशू हुए, तो अब कितने हो गए 1,10,000. और दिसंबर के महीने में भी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1,10,000. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं अगर दोबारा नोट करूं तो देखें सिचुएशन क्या बनी. सिचुएशन बनी कि 80,000 शेयर मेरे पास कितने महीने रहे 2 महीने. 90,000 शेयर मेरे पास कितने महीने रहे 8 महीने. और 1,10,000 शेयर मेरे पास कितने महीने रहे 2 महीने. ये मिलके बराबर हो गए 12 महीने. अब इनकी वेटेड एवरेज जाहिर है कैसे बनेगी. अगर आप लोगों को वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट याद हो तो बड़ा सिंपल सा होता है. मैं चले लिख लेता हूं यहाँ पे 80,000 ज़रब 2, उसको अपने वेट से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय टोटल से. टोटल कितना है 12. इसी तरीके से चले मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको यहाँ पे आगे लिख लेता हूं. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट केस में क्या हुआ. नेक्स्ट केस में फिर ये ऐसे ही हुआ कि मैंने इसको 90,000 से डिवाइड किया और ये चूंकि 8 महीने रहे तो 8 डिवाइडेड बाय 12. और इसके बाद इसी तरीके से मैं जब यहाँ पे गया तो ये कितना रहा है जी 1,10,000 डिवाइडेड बाय 12. गॉट इट. अच्छा जी, अब मैं अगर इसी बिल्कुल इसी सिचुएशन को मैं आगे लाके अब मैं इसको फार्मूले की शेप में चेंज कर लूं. अब देखिए सिचुएशन क्या बनी मेरे पास दिस. और मैं अगर नीचे इन तीनों फिगर्स को जमा कर लूं, दिस इज द फिगर. अब अगर मैं इसको एक्यूमुलेट करूं तो मुझे सिंपल पता चल गया कि मेरा जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने हैं. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तो मेरे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो है जी, असल जो एवरेज है वो क्या है, वो 95,000 नहीं है. वो जो मैंने जो पहले अज्यूम की थी ना इक्वल करके, वो कितनी है, वो है 91,000
667। ठीक है, तो मैंने सिंपली करना क्या है, मैंने अब यहाँ पे जाके इसको डिवाइड करना है 91667 से। ठीक है, और जब मैंने इसको यहाँ पे इसी फार्मूले के अंदर अब जब मैंने इसको अप्लाई किया तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या बनी, नाउ माई बेसिक अर्निंग पर शेयर इज 3.01। ये जो लफ्ज था ना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, इसका मतलब अब आपको यहां से क्लियर हुआ होगा कि दिस इज व्हाट इज मीन बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। गॉट इट जी? यस सर। सर मतलब बेसिक में हम इसको यूज नहीं कर सकते, बेसिक ईपीएस जो निकालेंगे। नहीं, अभी हम बेसिक में यूज कर रहे हैं, आप देखें ना, ये मैंने बेसिक में यूज किया है ना। यस सर, यस सर। है ना, डाइल्यूटेड का बेसिक और डाइल्यूटेड का जो डिफरेंस है ना वो आ रहा है उस चांस की वजह से, उस ऑप्शन की वजह से जो कि बिजनेस में एग्जिस्ट करती है कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। राइट सर, राइट। ठीक है, उसका ताल्लुक बेसिक और डाइल्यूटेड उसके साथ है। अब ये Yes. इसका ताल्लुक किसके साथ है, वेटेड एवरेज आपने हर हालत में इस्तेमाल करना ही करना है। राइट सर। पिछले सवाल में हुआ क्या था, देखें, इस सवाल में हुआ बेसिकली ये था कि चूंकि नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे भी 80,000 थे और यहाँ पे भी 80,000 थे, तो वेटेड एवरेज ने भी 80,000 ही होना था। राइट सर, बिल्कुल ठीक। इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट का ताल्लुक है डाइल्यूटेड के साथ। अब आप दोबारा इसी सवाल को अगर चलाएं जिस तरीके से मैंने अब यहाँ पे लिखा था इस सवाल को कि ये मेरे पास कितनी फिगर थी जी, 3 लाख। तो चूंकि टैक्स अभी भी 30% ही है, तो ये मेरे पास फिगर आ गई। और डिबेंचर चूंकि 10% 50,000 बिल्कुल ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। और अब मेरे पास इनकम कितनी आ गई, 3 लाख की जगह 3,35,000 रुपए आ गई। ठीक है जी, तो कोई चेंज मेजर नहीं है इसके अंदर, इजी काम है अभी तक मेरा, 3,35,000 रुपए। अब देखें डाइल्यूटेड में क्या होगा। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में ये आ गया 3,35,000 माइनस पिछले सवाल में प्रेफर्ड स्टॉक्स कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, इस सवाल में प्रेफर्ड स्टॉक्स भी कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर प्रेफर्ड स्टॉक्स कन्वर्ट होंगे तो प्रेफर्ड स्टॉक्स का डिविडेंड भी नहीं होगा, है ना, ये भी खत्म हो गया। डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, अब इस सवाल में चूंकि वेटेड एवरेज वाला हिसाब किताब है, तो सबसे पहला तो मसला आ गया यही वाला जिसको मैंने अभी लिखा था कि 91,776 प्लस 25,000 ये डिबेंचर्स का, प्लस अब प्रेफर्ड स्टॉक्स की भी कन्वर्जन मौजूद है। प्रेफर्ड स्टॉक्स ऑलरेडी है कितने, प्रेफर्ड स्टॉक्स है टोटल 2 लाख के और $100 का एक है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हो गए, सिर्फ 2,000। कन्वर्जन कितनी है, 1 to 6, इसका मतलब है 2,000 पे एक के 6 मिलने, तो 2,000 के कितने मिलेंगे, 12,000। ऐसे ही है 12,000। अब आप जब डाइल्यूटेड से डिवाइड करेंगे तो अब आप देखें सिचुएशन क्या आई, 3,35,000 डिवाइडेड बाय 91,667 प्लस 25,000 प्लस 12,000। नाउ दिस इज योर डाइल्यूटेड ईपीएस विच इज 2.6। बेसिक कितना था 3.01, डाइल्यूटेड कितना है 2.6। गॉट इट जी? यस सर। सर यहाँ पे जब आप प्रेफर्ड स्टॉक को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट करोगे तो मतलब इसके लिए कोई खास प्रोसेस है या बस आप खुद कर सकते हो कि मतलब मैंने जो प्रेफर्ड स्टॉक था उसको मैंने कॉमन स्टॉक में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। देखिए, एक तो ये कि यहां पे मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, यहां पर एक ऑप्शन मौजूद है, तो मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप ये ऑप्शन इस्तेमाल हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा। अगर बात करें असल में कन्वर्ट करने की, तो फिर तो उसमें ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है,
जिसमें ज़ाहिर है आपने SECP से इजाज़त चाहिए वगैरह वगैरह, वो लंबा चौड़ा काम है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बस दैट्स इट। ओके ठीक है, यस सर। मैं ये फाइल अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सर ये 12,000 की साइज बताना सर, डिविडेंड इसमें हमने क्यों नहीं कॉमन प्रेफरेंस स्टॉक कर दिया? ये देखिए मैंने यहाँ पे इस सवाल के अंदर ये वाली भी एजम्पशन है कि प्रेफर्ड स्टॉक्स आर कन्वर्टेबल इनटू कॉमन स्टॉक्स। तो अगर प्रेफर्ड स्टॉक्स कॉमन स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या फिर प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड मिलेगा? नहीं, है ना? एग्जैक्टली सर, नहीं मिलेगा। अच्छा, और अगर प्रेफर्ड स्टॉक्स कन्वर्ट हो जाएंगे कॉमन स्टॉक्स में तो कितने कॉमन स्टॉक्स बनेंगे? उसके लिए मैंने देखा कि प्रेफर्ड स्टॉक्स एक कितने का है, $100 का, और टोटल अमाउंट कितनी है, 2 लाख। इसका मतलब है 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स आ गए 2000। एक प्रेफर्ड स्टॉक्स ने कन्वर्ट होना है 6 कॉमन स्टॉक्स में, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, 12,000। ठीक हो गया जी? यस सर। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूं, इस ना शीट को, एक्सेल की शीट को। अभी आप इसको दोबारा देखें, उसके बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा, आप लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, दिस इज फुल IAS 33, ये पूरे का पूरा अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड है। सर ये यहाँ पे हमने जो बात की वो कॉमन स्टॉक की इंक्रीज होने की बात की। लेट सपोज अगर कॉमन स्टॉक वो डिक्रीज हुई है किसी कंपनी की, उस सूरत में क्या सर वो हो सकती है? उस सूरत में प्राइस हमारा जो फोकस है ना, वो कॉमन स्टॉक इंक्रीज या डिक्रीज होने पे नहीं है। हमारा फोकस है कि EPS डाइल्यूट तो नहीं हो रही। एग्जैक्टली। अगर फर्ज करें कॉमन स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, फर्ज कर लें, और उसकी वजह से डाइल्यूशन हो रही है, तब भी हम लिखेंगे। ठीक है? ओके सर। हम्म। सर यहाँ पे डिबेंचर जो है, दोनों क्वेश्चन में सेम थी। लेट सपोज किसी क्वेश्चन में इंक्रीज हो गई है तो उससे कोई उसका फर्क भी नहीं कोई पड़ेगा। आप अगर एक मिनट मुझे लेट मी सी, उससे कोई कोई मेजर फर्क नहीं आएगा। ये प्रेफर्ड स्टॉक अगर ऐसे ही हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं आएगा। वो मेन इसलिए जो फर्क है, वो मेन इसलिए फर्क। मैं बताता हूँ क्यों क्यों फर्क नहीं आएगा। आपका यहाँ मकसद क्या है? आपका यहाँ मकसद है EPS निकालना। तो EPS में जो शेयर है वो प्रेफर्ड स्टॉक से नहीं है, वो कॉमन स्टॉक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है डिविडेंड से, है ना? यस सर। डिविडेंड का जो रूल है ना, वो ये है कि अगर आज आपने कल मुझे पूरा साल शेयर रखा, यानी कि आपने शेयर 350 दिन रखा, और 351 दिन जो है ना, 351 डे पे आपने मुझे बेच दिया, अब वो शेयर मेरे मेरे पास है। अब अगर आज डिविडेंड अनाउंस हो गया तो वो डिविडेंड मुझे मिलेगा पूरे का पूरा। ठीक है ना? इसका मतलब है प्रेफर्ड स्टॉक्स अगर बढ़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड तो आपको बढ़े भी मिल जाएगा, अल्लाह खैर से। ठीक है? सर अगर कोई कंपनी जो है वो डिविडेंड पे ना कर रही हो, उसके मुकाबले में वो इनकम जो रिटेन कर रही हो और वो किसी जगह इन्वेस्ट कर रही हो, तो जो शेयर होल्डर हो उस मतलब उनको जाके कह सकते हैं कि मतलब मुझे अपना रिटर्न जो या मतलब डिविडेंड जो नहीं है मुझे नहीं नहीं, इसका कोई राइट नहीं है शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट मौजूद नहीं है। जाके उस पर केस करे या मतलब। हाँ नहीं, कोई ऐसा राइट मौजूद नहीं है। ओके सर। मैं ये शीट आपके साथ शेयर करता हूँ, देन हम इसको मजीद चलाते हैं आगे। ठीक है? थैंक यू।